नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम तो पूछेंगे की बात होगी नोटबंदी की। नोटबंदी के जरिए चल रही #वोट नीति की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक ये लगातार कहती आ रही थी कि नोटबंदी से उसको वोट भी मिलेंगे और वो तमाम चुनाव चाहे स्थानीय निकाय के क्यों ना हो इसीलिए जीतती आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि चंडीगढ़ हो या महाराष्ट्र या फिर गुजरात के कुछ इलाके, इन जगहों पर मिली स्थानीय निकाय की जीतों को क्या बीजेपी इस उम्मीद से देख सकती है कि यही जीत दोहरा पाएगी वो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में? बड़ा सवाल आज का यही है, क्योंकि अब इस नोटबंदी की लड़ाई में, इसकी इस नई वोट नीति में प्रधानमंत्री पर भी राहुल गांधी ने बड़े आक्षेप लगा दिए हैं, बड़ा आरोप लगा दिया है भ्रष्टाचार का। इन तमाम मुद्दों पर बड़ी बातचीत करेंगे, बड़ा पैनल मेरे साथ होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि चंडीगढ़ के स्थानीय निकाय को चुनाव के जीतने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी इसी जीत को उत्तर प्रदेश में दोहरा पाएगी, जहां पर उसका बहुकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। पहले ये दिन भर का घटनाक्रम और फिर उसके बाद बड़ी चर्चा बड़े मेहमानों के साथ। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, नोटबंदी की चोट दिलाएगी वोट। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप। जब तक उनका नाम साफ नहीं हो जाता, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। नोटबंदी के बाद पार्टियों पर एक दूसरे के वार तेज हो गए हैं। सभी पार्टियां जनता जनार्दन के सामने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नोटबंदी में जनता का मूड कैसा है। अब तक बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि काले धन पर उसका ये कड़ा प्रहार जनता को लुभा रहा है, लेकिन अब चिंता उसकी सहयोगी पार्टियों से ही सामने आने लगी। शिवसेना शुरू से ही इस फैसले की आलोचना कर रही थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उन्होंने अब अपने शब्दों को वापस ले लिया है। मैं रोज 2 घंटे इस नोटबंदी की मुश्किल को हल करने में खर्च करता हूं, रोज सिर फोड़ रहा हूं, लेकिन इस समस्या का कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने शायद कुछ करेक्शन भी किया है अपने बयान में, और करेक्शन नहीं भी किया हो तो भी इसका कोई फर्क हमारे ऊपर पड़ता नहीं है, क्योंकि ये मुहिम देश के लोगों के लिए मुहिम। बीजेपी भले ही इसे देश के लिए मुहिम बता रही हो, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां उसके सहयोगी चिंता में हैं। क्योंकि आज लगभग 42 दिन हो चुके हैं, 43-44 दिन, तो अभी सबकी ऐसी उम्मीद है कि 50 दिन के अंदर ये करेंसी की सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाए। इसकी चिंता सभी को है और सरदार सुखबीर सिंह बाल साहब ने भी अपनी चिंता होम मिनिस्टर, अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब के आगे जाहिर की है। केंद्र और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि नोटबंदी वोट में कैसे बदलेगी। नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सबसे ज्यादा सीटें उसकी झोली में आई। गुजरात नगर निगम चुनावों में भी 126 में से 109 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि चंडीगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को किनारे करते हुए 26 में से 20 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस महज 4 सीटों पर सिमट गई। हर चुनाव जो डिमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद हुआ, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। ये 5 चुनाव ने विपक्ष को देश की जनता का मूड क्या है और राजनीति की दिशा क्या है वो अच्छे से समझाया है। लेकिन क्या ये नतीजे आने वाले विधानसभा चुनावों की भी झलक हैं? बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यूपी है, जहां उसके पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी की पूरी रणनीति पीएम मोदी के चेहरे और काले धन पर उनके सबसे बड़े प्रहार यानी नोटबंदी पर टिकी हुई है, जबकि माया, अखिलेश और कांग्रेस को उम्मीद है कि नोटबंदी के बाद लाइन में खड़ी जनता बीजेपी पर प्रहार करेगी। 403 विधानसभा सीटों और 21 करोड़ की जनता वाला उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले का भी लिटमस टेस्ट है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या नोटबंदी को बीजेपी यूपी चुनाव में भुना पाएगी?
तो एक बार फिर हम आपके लिए अपना सवाल दोहराते हैं। हमारे सवाल को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके जवाबों का इस शो के दौरान हमको लगातार इंतजार रहता है। क्या भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के बाद जो स्थानीय निकाय में जीत मिली है उसको उत्तर प्रदेश में दोहरा पाएगी? अगर आपको लगता है कि बीजेपी इसको दोहरा पाएगी तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #वोट नीति के जरिए भी आप अपने सवाल, अपने सुझाव इस शो में आप भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर, जो लगातार आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। अब मैं मेहमानों का परिचय इस बड़ी चर्चा में कराता हूं। जो खास लोग हमारे साथ इस बड़े पैनल पर जुड़ रहे हैं उसमें सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, हमारे एक्सपर्ट भी हैं, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो से। हमारे साथ मुनव्वर हसन गौर साहब है, जो कि BSP के नेता हैं, मेरे साथ वो जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, लखनऊ से हमारे साथ हैं। मोहम्मद शाहिद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, NDA की तरफ से शिरोमणि अकाली दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी इस डिबेट में हमारे साथ हिस्सा लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं सीधे तौर पर बगैर घुमा फिराए रामकृपाल जी आपके पास आना चाहूंगा, इसके पहले कि हम पॉलिटिकल तूतू मेमे में जाएं। आज परिस्थितियां आज की तारीख में काफी हद तक बदली है। राहुल गांधी के इस बड़े हमले के बाद, इस भूकंपकारी आरोप के बाद, मेरा आपसे सवाल है, जो चुनावों में जीत मिली महाराष्ट्र में, गुजरात में, चंडीगढ़ में, क्या इस आरोप के बाद जो राहुल गांधी ने लगाया है, क्या दोहरा पाएगी बीजेपी इस परफॉर्मेंस को यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में? देखिए सुमित जी, आज की तारीख तक यानी 21 दिसंबर को जो जमीनी सच्चाई है और जो अभी हाल फिलहाल में चीज़ें निकल के आई हैं, उसमें पंजाब के चुनाव, म्यूनिसिपल चुनाव ही हों, चंडीगढ़ के, उसके बाद आज जो राहुल जी ने कहा है, राहुल जी ने जो कहा, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, विपक्ष की है, उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि अगर मार्केट में ओरिजिनल कॉपी पहले से है तो फोटो स्टेट कॉपी आप लेकर के आएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता। हम लोग जो ये था कि कोई नया आरोप होगा, लेकिन जो चीज़ें 9 तारीख या 10 तारीख को केजरीवाल ने जब पहली मीटिंग की थी और जब एक इनको अल्टीमेटम दिया था, उस समय भी उन्होंने ये सारी बातें निकाली थी, पूरी डायरी दिखाई थी, सारी चीज़ें। प्रशांत भूषण ऑलरेडी एक मामला कोर्ट में है, इस पे केहर सिंह, वो जस्टिस केहर सिंह और एक जज ने टिप्पणी भी कर दी है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके आरोप में क्या है नहीं है, बट ये नया नहीं था, इसलिए इसका कोई बहुत इम्पैक्ट होगा मैं नहीं जानता हूँ। अब रही बात यह है कि देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, आज की तारीख में अगर जो नतीजे आए हैं उसका मैं विश्लेषण करूं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो मुझे एक बात मैं आज कहूंगा कि इसका फायदा मिले न मिले, इससे कोई नुकसान कहीं होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। एक मैं गारंटेड के साथ कहता हूं, क्योंकि अगर देखिए गुस्सा होता है तो कहीं ना कहीं वो झलकता है, क्योंकि जितने लोगों ने ये वोट दिए हैं यही लोग विधानसभाओं और लोकसभा में भी वोटर यही होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा, जैसे देश में जो विपक्ष कहता है कि बहुत गुस्सा है, वो गुस्सा जो नतीजे आए हैं उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन मैं कहूं, मोदी जी ने जो 50 दिन की बात की थी, असली परीक्षा होगी 31 दिसंबर के बाद, क्योंकि अभी तक जनता इस विश्वास में है कि ये जो पीर पर्वत सी हो गई है, ये 30 के बाद पिघलनी शुरू होगी और इसके बाद अमन चैन आएगा। अगर ये अमन चैन 50 दिन के बाद लौटना शुरू नहीं होता और कहीं भी बाहर के इम्कान नहीं होते हैं, तो बात उल्टी भी पड़ सकती है। इसलिए अभी से कोई फोरकास्ट करना बहुत जोखिम भरा होगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन हाँ, अभी तक उसके रामकृपाल जी, मैं आगे बढ़ता हूँ डिबेट में। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि रामकृपाल जी ने 2 बातें महत्वपूर्ण की अपने इनिशियल कमेंट्स में, कि ये जो बातें राहुल गांधी ने आज कही महसाणा में, वो सब वही बातें हैं, एक तरीके से फोटो कॉपी है जो अरविंद केजरीवाल पहले बोल चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो ये दांव खेला है, ये
उल्टा भी पड़ सकता है? जनता को यह समझाया जा सकता है कि राहुल गांधी इस आरोपों को चुरा रहे हैं दरअसल अरविंद केजरीवाल से? कमजोर दलील दिया है पक्षकार ने, जो शब्द आप रामकृपाल सिंह जी कह रहे हैं। गुनाह क्या अगर किसी के कारण से कुछ लेट हो जाए तो गुनाह समाप्त हो जाता है क्या? आरोप तमाम उसमें नए हैं। 9 तारीखें हैं, 9 तारीखें। इन 9 तारीखों का डिटेल्स है जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों के वेरिफिकेशंस हैं। लोग ये तो तय है ना कि घूस दी गई, ये तय है, घूस ली गई, ये भी तय है, और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इसे एक्सेप्ट किया है, ये भी तय है। तो अब माननीय मोदी जी जो बताते हैं कि हम न भ्रष्टाचार होने देंगे, न किसी को अखिलेश जी, अगर सब तय है तो दो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बेंच ने इन सबूतों को पर्याप्त क्यों नहीं माना? और वो उनमें से एक जज तो अभी चीफ जस्टिस होने वाले हैं, केहर साहब जी। इसीलिए नहीं माना क्योंकि माननीय मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं वो सारे पेपर्स नहीं दे रहे हैं। उसकी जांच कौन करेगा निष्पक्ष? जिसकी फिर आपने ये कैसे तय कर दिया कि ये जो आरोप दिए गए कि पैसे दिए गए, पैसे लिए गए, ये तय है? ये अखिलेश प्रताप सिंह लाइव टीवी पर कैसे बोल रहे हैं? ये तय कैसे हो गए जब कागज ही नहीं है तो? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कागज जब्त किया है, जिसपे इनकम टैक्स के लोगों ने वेरीफाई किया है, इसकी जांच निष्पक्ष कराएंगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट में कागजात पहुंचेंगे। निष्पक्ष जांच ही तो नहीं हो रही है। यही तो हमारी मांग है कि मोदी जी इस्तीफा दे, हटे, जांच हो, फिर आ जाएं। कौन निष्पक्ष जांच करेगा? आप ये कहिए कि आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप ये मत कहिए कि ये तय है। ये तय कांग्रेस को लग रहा है, ये तय हुआ नहीं है। तो होगी नहीं। मोदी जी चलिए सुधांशु जी, मोदी जी आके कहें ठीक है, आपके आरोपों का जवाब लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, ये तो तय है। हम डिबेट करने वाले हैं, कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जीतें मिली हैं नोटबंदी के बाद हुए तमाम चुनावों में, क्या उसको फायदा मिलने वाला है? लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है और प्राइम मिनिस्टर पर सीधे लगाया है, तो मैं चाहता हूं जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है पहले उस पर अपनी सफाई दीजिए, और फिर यह भी जानना चाहेंगे आखिरकार क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देकर कुर्सी से अलग हो जाना चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा कि आडवाणी जी ने किया, जैसा सोनिया गांधी ने किया। देखिए, इस विषय के तथ्यात्मक और राजनीतिक दोनों पक्षों पर मैं उत्तर देता हूं। तथ्यात्मक पक्ष यह है, जैसा अभी रामकृपाल जी ने कहा, इसमें तो कुछ भी नया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वो तो है ही। अरे भाई, ये तो मामला अक्टूबर के एंड में प्रशांत भूषण जी ने लिख के दे दिया था, तो ये तो सार्वजनिक डोमेन में तकरीबन 1.5-2 महीने से है। सर्वोच्च न्यायालय में जब यह पहली बार हियरिंग में आया तो न्यायालय की टिप्पणी क्या थी कि उसने कहा कि यह तथ्यात्मक नहीं है, सब्सटेंटिव नहीं है, इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यदि आपके पास कोई तथ्यात्मक सबूत है तो लाइए। कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं दे पाए। आज इतनी आश्चर्य की बात यह हो गई कि टेक्निकल आधार पर जिस चीज को सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकार से खारिज कर दिया है, और उसको लेकर अगर आज कांग्रेस पार्टी राजनीतिक विषय को बनाना चाहे तो किससे उधार ले रहे हैं? कहीं केजरीवाल से, कहीं प्रशांत भूषण से, और ये कह रहे थे कि साहब हम बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। मगर सुमित जी, मुझे लगता है ये तो भूकंप आने के बाद बोले। चुनाव परिणाम जिस प्रकार से आए वो तो कांग्रेस के लिए भूकंप की तरह थे, चाहे महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, मध्य प्रदेश के हो, आसाम के हो, और चंडीगढ़ के हो। बोलना चाहते हैं तो भूकंप आने के तो मैं मौका देता हूं अखिलेश जी। भूकंप किस तरफ आया ये जनता ने देख लिया। हाँ, मैं बता, अखिलेश जी बोलना चाह रहे हैं 30 सेकंड में। अखिलेश जी आप 30 सेकंड में बोले, फिर बाकी की बात। हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि मामला कोर्ट में है, तथ्यात्मक क्यों नहीं आ रहा? यही तो मूल विषय है। तथ्यात्मक क्यों नहीं आ रहा? वह इसलिए नहीं आ रहा है कि जिसको तथ्यात्मक देना है उसके मुखिया माननीय मोदी जी हैं, तो तथ्यात्मक नहीं जा पा रहा है, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। जब तक वो उस पद पे रहेंगे
निष्पक्ष जांच कैसे होगी? अखिलेश जी, क्योंकि ये दस्तावेज अखिलेश तो तय जी, है। ये बात तो ये सुप्रीम कोर्ट सबूत के है। 2 माननीय जज भी बोल सकते थे कि तमाम दस्तावेज मुहैया कराए जाए और इस पर जांच कराई जाए, सुमित जी, मैं इसका जवाब देना चाहता पर हूं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, सुधांशु जी, सुधांशु जी, अखिलेश जी और कोई अन्य हमारे राजनीतिक विरोधी जो विचार रखना चाहे रखें। यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं आया होता तो ये अपना विचार रख सकते थे, हम अपना विचार रख सकते थे। पर जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि मामला तथ्यात्मक नहीं है, तब हमारे और इनके विचार की कोई वैधता नहीं रह जाती, कोई रिलेवेंस नहीं रह जाती। ये कंफ्यूज है। नहीं सुमित जी, एक सेकंड मेरी बात होने दें। ये तो तय है ना कि नहीं मान्यवर पकड़े गए हैं और जिस खंडपीठ ने उसकी सुनवाई की है उसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश जेएसके भावी मुख्य न्यायाधीश। एक एक करके सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। जो दस्तावेज इनकम टैक्स ने सीज किया है 2 घरानों से, उस पे इनकम टैक्स के अधिकारियों के दस्तखत हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये सत्य है, इसे कोई इनकार नहीं रहा है। बाकी जो और चीजें चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार के मंत्रालय करेंगे। वो मंत्रालय क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी गद्दी पे बैठे हैं। तो नहीं, पर अखिलेश जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मान नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए नहीं मान पाऊंगा, जनता भी इसलिए नहीं समझ पाएगी क्योंकि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता था ना। एक मिनट सुधांशु जी, अखिलेश जी, मैं आप दोनों वरिष्ठ पार्टियों के वरिष्ठ प्रवक्ताओं से बोलूंगा। एक मिनट बारी बारी से, प्लीज डोंट स्पीक ओवर ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, एक की आवाज भी नहीं आ रही है। मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। 3 पैनलिस्ट और बैठे हैं, उनकी भी एक राय ले लूं। उनकी भी राय लेनी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी मोहम्मद शाहिद साहब की समाजवादी पार्टी है। शाहिद साहब, राहुल गांधी के गुब्बारे की हवा निकल गई या गुब्बारे को फूटने पर भूकंप आया? आपकी राय क्या है? और क्या बीजेपी को चुनावों में फायदा हो रहा है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुमित भाई, रामकृपाल जी की एक बात सुनकर, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और देश के बड़े पत्रकार हैं। चंडीगढ़ कॉरपोरेशन की बात उन्होंने जब कोड करी, उत्तर प्रदेश की 1.5 विधानसभा के बराबर भी नहीं है उसके चंडीगढ़ कॉरपोरेशन, 1.5 विधानसभा उत्तर प्रदेश की। उसको लेकर और कॉरपोरेशन इलेक्शन, आप भी जानते हैं माशाल्लाह, आप भी बड़े पत्रकार हैं देश के, कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं है। कॉरपोरेशन के इलेक्शन हमेशा वहां के लोकल बुराई अच्छाई के बारे में होता है। आपको याद होगा 2012 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में कॉरपोरेशन का चुनाव जीता, तो उसके बाद हमने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई थी। कॉरपोरेशन के इलेक्शन, कोई भी चुनाव का पैमाना, लोकसभा का और विधानसभा का पैमाना दूसरा होता है। वो प्रदेश की जनता का अलग मूड होता है। वो अपने प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की बातों को लेकर चुनाव चुनती है। पर शाहिद साहब, आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन टू यू। मैं आपसे पलट कर पूछना चाहता हूं। सुनिए ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही की बात पूछ रहा हूं कि ये सिर्फ चंडीगढ़ की बात नहीं है। ये ऐसे ही परिणाम हमको महाराष्ट्र में दिखाई दिए, चंडीगढ़ से कोसों मील दूर। वैसे ही परिणाम हमको गुजरात में दिखाई दिए, वो भी बहुत दूर। यानी 3 अलग अलग प्रदेशों में अगर नोटबंदी के बाद 8 नवंबर के बाद हुए चुनावों में बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, अच्छा सवाल आपने किया, नहीं हुआ, उसी का जवाब, तो इसका मतलब क्या है? 8 तारीख के बाद जब डीमोनेटाइजेशन लागू हुआ इस देश के अंदर, उसके बाद लोगों ने समझा, 2 दिन 3 दिन समझा कि लोगों ने बड़े आराम से सब निपट जाएगा। जब 4 दिन बाद पूरे देश की जनता ने हाहाकार मच गया, फिर उसके बाद 10 दिन बाद आप देखिए इस देश की सरकार जो आज है मौजूदा वक्त में, उसका इकबाल देखिए कहां जा रहा, कितना कमजोर है। 126 संशोधन कर चुकी है आरबीआई और 60 संशोधन कर चुकी है केंद्र सरकार। 60 संशोधन कर चुकी है केंद्र सरकार। आप देश चला रहे हैं, कोई मजाक नहीं चल रहा है। 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं, उसके बावजूद भी आप चंडीगढ़ जीत जाते हैं। ने अभी तक कोई बात 60 संशोधनों के बाद भी आप चंडीगढ़ जीत जाते हैं, ये तो मैं आपसे बोल रहा हूं। नहीं, ये कोई इशू नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार इतनी होगी जितनी आपने जीते थे। इन्होंने 73 सांसद, उसके आधे से भी कम विधायक इनके उत्तर प्रदेश में आएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है। मैं आज इतने चैलेंज के बाद इसलिए कह रहा हूं, जरा सा किसानों की हालत देखिए।
रबी की फसल अभी तक पूरी नहीं हुई थी, रबी की फसल की बुआई तक नहीं पूरी हुई। कहां से लाएगा पैसा? 500 और 90% से ऊपर एटीएम अखिलेश जी मैं आऊंगा आपके पास। देश की जनता को आप प्रधानमंत्री बताते हैं कि ये ऐप लोड कर लो। एक बार सिरसा साहब के पास जा रहा हूं और फिर बीएसपी के प्रवक्ता के पास फिर मैं आता हूं। अखिलेश जी, आप सिरसा साहब, शाहिद साहब आपकी इजाजत से सिरसा साहब जो बातें शाहिद साहब कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये नोटबंदी बीजेपी के लिए घातक होगी आने वाले चुनावों में, चाहे वो यूपी हो या फिर पंजाब ही क्यों ना हो। सिरसा साहब। पहले तो शाहिद साहब को फिर इतना जोर से जरूरत नहीं है बोलने की। अगर इनको लगता है तो इनके लिए तो अच्छा ही है अगर ऐसा होगा तो, पर ऐसा नहीं हो रहा, यही तो इनकी चिंता बनी हुई है, इसीलिए तो इनको बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है यहाँ पर आकर। देखिए, जब देश के अंदर कैसा चुनाव आ रहा है, जब जैसे देश के अंदर ऐसा चुनाव आ रहा है और उसके अंदर एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव हो रहा है जो सीधी देश के प्रधानमंत्री के अधीन चल रही है, तो यकीनी तौर पर अगर देश के लोगों का इस पर गुस्सा होता तो उनका गुस्सा निकालने का यही एक वक्त था और ये कहते कि हम नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाएंगे, बीजेपी को सबक सिखाएंगे, इसलिए हम उनके खिलाफ चुनाव में वोट डालेंगे। लेकिन इसके विपरीत हुआ, लोगों ने लाइन में खड़ा होने के बावजूद ये तय किया हमें तकलीफ हो रही है लेकिन हमारे बच्चों के लिए आगे एक अच्छा भविष्य हमें दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार देश में इतना बड़ा कदम उठाया, किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की, और अगर ये कदम से हमारे बच्चों का भविष्य सुधरता है हम उस देश के प्रधानमंत्री का साथ देंगे। लाइन में खड़े होकर भी वो तकलीफ लेने को तैयार है, यही कारण बन चुका है। लाइन में लगी है, लोग मर रहे हैं, आपको उसकी चिंता नहीं है। गांधी जी को भी चिंता हुई पड़ी है, स्टेज आज भी तो लोग हैं जो लोग आज मरे, वो उनकी चिंता आपको नहीं है। भाई भी इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि अगर हम नहीं शोर मचाएंगे, लोगों को ऐसी एहसास नहीं कराएंगे तो मीडिया भी उनके साथ हो जाएगा और हम अकेले पड़ जाएंगे। ये अकेले पड़ने की चिंता नहीं, सब लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है, ये मेरा मानना है। बीएसपी के प्रवक्ता मुनव्वर साहब, सिरसा साहब एक मिनट। मुनव्वर साहब, आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस पूरी आपाधापी में, इस पूरी हिल इजवल में आप बहुजन समाज पार्टी को कहां खड़े देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी पर सीधा प्रहार ये होता है कि आपकी पार्टी टिकट लेती है पैसा देकर, और इस नोटबंदी का सबसे बुरा असर बीएसपी पर पड़ा है। अमित शाह जी ने कई बार रैलियों में कहा है। देखिए, इस नोटबंदी का सबसे बुरा असर तो जो है ना आम जनता पे पड़ा है, ना हमारी पार्टी पे, हम इसके फेवर में थे और हैं, होना चाहिए था ऐसा। लेकिन जो बीजेपी ने बिना सोचे समझे जो ये डिसीजन लिया, हम उसके खिलाफ हैं। एक बात मैं आपको ये बता दूं, अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि भी इस पे जांच ठीक से नहीं हो रही है। मेरा अखिलेश जी को और सुधांशु जी को कहना है कि जो पिटीशन हाई कोर्ट में डली या सुप्रीम कोर्ट में डली, वो ठीक से प्रॉपर तैयार करके नहीं डाली गई, नहीं तो उसी में हो जाता। क्योंकि इसका कारण ये है कि AR अंतुले साहब कांग्रेस के महाराष्ट्र से और दिल्ली से बीजेपी के खुराना साहब इन्हीं आरोपों में इस्तीफा देके उन्हें जाना पड़ा। तो इसमें कितना दम है राहुल जी की बात में और केजरीवाल जी की बात में, इससे आपको समझ लेना चाहिए। बीजेपी से लाख नकारती रहे। और आप जो ये बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की जो बात कर रहे हैं, वो कोई छोटा मोटा वकील नहीं है, वो हिंदुस्तान का बड़ा वकील है। प्रशांत बड़े वकील भी पता नहीं क्या कर देते हैं। देखिए, बड़े वकील भी पता नहीं क्या क्या करते हैं, कुछ भी हो सकता है इस देश में, आप भी जानते हैं और समझ रहे। रही निकाय चुनावों की बात, मैं उस पर बता दूं आपको। मैं नहीं जानता भाई, देश की जनता अच्छी तरह जानती है और समझती है। निकाय चुनाव जो होते हैं वो लोगों के घर परिवार से जुड़े हुए होते हैं, उनके चूल्हों से जुड़े होते हैं। जो सरकारें ऊपर बैठी हुई हैं, लोग उनके खिलाफ क्यों जाएं? क्यों, कहां से जो ना फिर उन्हें फंड मिलेगा? इसलिए ये सरकार के फेवर में जाना था। मैं भी 20 साल से राजनीति को देख रहा हूं, सरकार के फेवर में जाना था। आपके पास अगर आपकी जेब में अगर पैसा नहीं है, आपको अपने पैसा निकालने के लिए अंदर पैसा नहीं है, ये भी सुमित जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी आप लोकल सरकार को हरा नहीं रहे, जिसने वो फैसला इंप्लीमेंट किया। आम आदमी परेशान है, देश की जनता परेशान है। ये जो ना रोड पे सड़कों पे जाके आप ईमानदारी से देखिए और दिखाइए तो आपको पता लग जाएगा बीजेपी किस जगह खड़ी हुई आज की डेट में। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अगर हम टिकट बेचते हैं, आप बीजेपी भी हम पे आरोप लगाती है और सारी दीगर पार्टी और मीडिया भी हम पे आरोप लगाती है, लगातार के टिकट बेचते हैं। उत्तर प्रदेश में ये भी कहते हैं हमारी हालत खराब है, हम जो है ना कहीं जो है ना स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे टिकट कैसे बिक जाते हैं?
सुमित जी, ये सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश में हम पहले भी पूर्ण बहुमत में आ रहे थे और अब जो है ना उससे ज्यादा बहुमत लेके आएंगे, 300 सीटों से ज्यादा लाएंगे। बीजेपी ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है उत्तर प्रदेश में, और ये आपको नजर आ जाएगा इलेक्शन के बाद कि क्या होना है आखिरकार वहां से। अच्छा है सुमित भाई। सुमित जी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, बीजेपी को चुनाव में कोई फायदा नहीं हो रहा। अखिलेश जी आप उसके बाद। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो निर्णय लेती है, मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो सारे निर्णय केवल और केवल चुनावी हार जीत के आधार पर नहीं, देश को बदलने के लिए निर्णय लिए। और हमारी पिछली सरकारें भी इस ढंग के कड़े निर्णय लेती रही हैं। अब जहां तक हम इस विषय के ऊपर आए, तो भाई एक यथार्थ भी है, यह मानना चाहिए कि आज श्री राहुल गांधी जी की वैधानिक स्थिति क्या है कि वो 5,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले में न्यायालय के आदेश पर 50,000 रुपए के मुचलके पे है। यानी हाई कोर्ट के आदेश पर एक व्यक्ति जो आरोपित है, जो मुचलके पे है, वह सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। यह अपने आप में बात हास्यास्पद नहीं है क्या? इससे पूर्व भी वो जितने बयान उन्होंने दिए, उन्हें कितना गंभीरता से लिया गया और कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मोदी जी ने तो पहले ही नोटबंदी हुई थी, याद करिए भाषण में। एक बात कैसे लोग विरोध में खड़े होंगे। एक बात बताना चाहता हूं सुधांशु जी, आज अगर आप सेंटर में बैठे हैं तो ये कांग्रेस की कुनीतियों की वजह से बैठे हैं। आपने कोई काबिलियत नहीं वहां बैठने की। उसके बाद आप बोलिएगा कुनीतियों की वजह से आज सेंटर में बैठे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड में इटली का कोर्ट नाम लेता है आपका, तो वो तो आपके लिए पर्याप्त अखिलेश जी जवाब देंगे। खारिज कर देता है, फिर भी पर्याप्त है। अखिलेश प्रताप सिंह को नाम लिया मैंने। सुधांशु जी आपकी बात का जवाब अखिलेश जी देंगे। बोलिए। अनुरोध है कि थोड़ा धीरज रखेंगे, किसी को तकलीफ हो सकती है। कोर्ट में इटली के ये भी कहा गया था कि माननीय मोदी जी ने वहां से कहा था कि इस फला फैमिली का नाम घसीटो, हम तुमको 2 मैरीन वापस कर देंगे, और वो वापस चले गए। दूसरी बात, इन लोगों का सदैव से प्रयास रहा जब से देश आजाद हुआ है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे कुछ ऐसे आरोप हमेशा लगाते रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का यही, किसी और चीज पे तो मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए ये आरोप लगाते रहते हैं। तीसरी बात, जो आरोप है, आप बार बार ये कह रहे हैं नोटबंदी का, तो ये भारत देश है। ये चुनाव हुआ था तो मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि बीजेपी को वोट दो, मोदी ने कहा था मोदी को वोट दो। और इसी भ्रष्टाचार पे अभी कुछ दिन पहले एक केंद्रीय मंत्री, संभवतः जहां तक मुझे नाम याद है, माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि आरोपों पे हम इस्तीफा देते चलेंगे। ये इनके विचार हैं। तो सौती का रीस कठौती पे नहीं देश की जनता निकालती है कि न्याय पंचायत के, ग्राम पंचायत के और नगर पालिका के चुनाव में मोदी जी से गुस्सा नहीं निकाला जाएगा। यदि आपका फार्मूला मान लें तो माननीय मोदी जी बनारस से जीतने के 3 महीने के अंदर ही अपनी एक विधानसभा की सीट गंवाते हैं, तब तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि वहां की जनता ने उनके कैंडिडेट को हरा दिया था। उत्तर प्रदेश के सारे वो हारे, उत्तर प्रदेश के पूरी जिला। ठीक है अखिलेश जी, आपने अपनी बात कही, वो हारे। सुधांशु त्रिवेदी को वक्त दे रहा हूं मैं, आप दोनों के बीच नहीं पढ़ूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। वो तो मुझसे पहले बोल ही चुके। अखिलेश जी की बात का मैं उत्तर देता हूं। जो आपने इटली के 2 मैरीन्स के वापस जाने की बात कही, अरे भाई अखिलेश जी, अब मैं जवाब दे लूं? आप अपनी बात समाप्त कर चुके हो। बेल पे गए थे, जब आपने इटली के जो 2 मैरीन्स के वापस जाने की बात कही कि ये भेज दिया और वापस भी आ गए वो, तब तो आप राष्ट्रभक्ति, सुविधा के राष्ट्रभक्ति दिखाते थे मान्यवर जी। वो गए जी। अब मैं आ रहा हूं, नहीं रोक पाए। देखिए, यही एक सत्य है जो अर्धसत्य के रूप में रखा गया। यही है, एक मैरीन इटली के जो वापस गए थे पिछली सरकार के समय में, उनके वो अरे भाई, अब मैं बोल लूं भाई, आप कह रहे थे आप हस्तक्षेप न करिए। अब अखिलेश जी प्लीज, अब बात कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए, हाँ बोले, मैं जवाब दूंगा, अवसर दीजिएगा जी। अब देखिए जी, इटली के जो 2 मैरीन्स की इन्होंने बात कही, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट या तो आपसे नजरअंदाज हो गया या आपने जान के छुपा लिया। एक मैरीन आपके रिजीम में गया थे, वापस लौट के नहीं आया। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने उसके लिए अपील नहीं की, वो खारिज होकर वापस चला गया। उसी की नजीर न्यायालय में बन के दूसरे को वापस जाना पड़ा।
तो हकीकत में रास्ता आपने साफ किया था। इटली के साथ संबंध किसका है ये देश को बताने की जरूरत नहीं। और एक बात मैं पूछता हूं, पिछले 30 साल में जितने विदेशी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो एंडरसन हो, चाहे वो क्वात्रोची हो, चाहे वो क्रिश्चियन मिशेल हो, चाहे वो गाइडो हेस्की हो, इन सबका संबंध आपके ही पहले परिवार से क्यों निकल आता है ये बताइए। फिर आप केस बाय केस सबका एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर आप कहते हैं वो एंडरसन तो इस वजह से भाग गया था, क्वात्रोची का हमने अर्जेंटीना में जाके क्लियर करा दिया था, फिर पैसा उत्तर प्रदेश की भाग राजनीति पर है। सुधांशु जी, अखिलेश जी, सुधांशु जी, अखिलेश जी, नहीं अखिलेश जी, मैंने पहले बार में आपको पॉइंट ऑफ रिबटल दिया था, इस बार सुधांशु जी को दिया। मोहम्मद शाहिद, अखिलेश जी एक मिनट, नहीं अखिलेश जी एक मिनट, आऊंगा मैं आपके पास, अखिलेश जी मैं आऊंगा आपके पास। मोहम्मद शाहिद, अनुरोध है मेरा, नहीं अखिलेश जी मैं आऊंगा आपके पास, नहीं अखिलेश जी, नहीं, प्लीज अखिलेश जी आप इसको हाईजैक मत करिए, अखिलेश जी हाईजैक मत करिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं बराबरी से सबको मौके दे रहा हूं। मोहम्मद शाहिद भी इंपॉर्टेंट है, सिरसा साहब भी है और मुनव्वर साहब भी बैठे हैं, रामकृपाल जी भी हैं। मैं एक राय मोहम्मद शाहिद की लूंगा। मोहम्मद शाहिद, क्या यूपी की जनता को यह नहीं दिख रहा है कि ये दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो कोई कुछ नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई जेल नहीं जाता है, किसी को सजा नहीं होती है? क्या ये यूपी की जनता को समझ में नहीं आ रहा है शाहिद साहब? देखिए सुमित भाई, हमारे देश की जनता की एक बहुत बड़ी खूबी है। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले वेनेजुएला में डिमोनेटाइजेशन हुआ, पूरी जनता, देश की वेनेजुएला की जनता पूरी सड़कों पर आ गई। आखिरकार वहां के शासक को उस फैसले को वापस लेना पड़ा। हमारी जनता थोड़ी सी दूसरी है, हमारी जनता अपने गुस्से को बैलेट पे निकालती है, जो उसका फैसला बैलेट पे दिखेगा आपको, ये देश पूरा जानेगा और पूरे देश में जहां जहां चुनाव हो उसका गुस्सा पूरा बैलेट पे दिखेगा। मैं एक बात कह रहा था सुमित भाई कि आज मैं एक बात जो कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया शाहिद साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? उसी पे आ रहा हूं, बताइए ना मुझे। नहीं आप नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे। अगर बैलेट पे जवाब देगा तो बीजेपी के खिलाफ मैं आ रहा हूं। आप ये एक सेकंड कोट कर दूं, फिर उसके बाद पूछ लीजिए। कांग्रेस, मैं क्या, अच्छा चलिए बोलिए 10 सेकंड। नहीं, मैं कह रहा था कि आप देखिए, कल देश के एक वो वित्त राज्य मंत्री कहते हैं कि अब लाइन, पहले लाइन थी 100 की, 200 की, 50 की, अब लाइन में हो गए हैं 5-10। जरा सुमित भाई अपने कैमरामैन से कहिए जरा सा प्रदेश, मैं लखनऊ राजधानी की बात बता रहा हूं आपको, और जरा सा लाइनों को देखिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं समझ सकता हूं क्यों नहीं दे रहे हैं, मात्र क्योंकि आपके बीच गठबंधन की अटकलें चल रही हैं। अखिलेश यादव 300 सीटों जीतने के सपने देख रहे हैं, कांग्रेस के पंजे के जरूरत। बहुत परेशान है, रामकृपाल 4-4 बजे 3-3 बजे से लाइन में लग के अपने पैसे नहीं शाहिद साहब, मैं इतना मौका नहीं दूंगा कि आपकी चुनावी रैली चलती रहे यहाँ पे। मर रहे हैं। रामकृपाल जी, क्या मोहम्मद शाहिद की मजबूरी है कि कांग्रेस के सवालों को डक कर जाओ, कांग्रेस पर कोई टिप्पणी ना करो, क्योंकि गठबंधन के सपने देखे जा रहे हैं? देखिए, शाहिद साहब के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोग विपक्ष के हैं और जो भी, अभी एक बात सब कह रहे थे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव ये जो होते हैं ये स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया था कि बीजेपी को मिला। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी हार गई, बाकी पार्टियां हार गई। तो मेरा ये कहना है कि अगर स्थानीय मुद्दों पर ही होते हैं तो स्टेट इलेक्शन भी स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कृपया। और जैसा आपने कहा कि सिर्फ चंडीगढ़, मैं कहता हूं भैया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, नहीं लोकल, मैंने कहा नहीं आप सुन ले लोकल और उत्तर प्रदेश, नहीं मैं किसी स्टेट का पैमाना तय करना, आप दूसरे पैमाना। अभी आपने कहा है कि गुस्सा बैलेट से उतरता है, तो ये जो पंजाब में चंडीगढ़ में हुआ था इसमें बैलेट नहीं था। आप ही की बात कर रहा हूं। अभी आपका वहां क्या आया है कि वोटर जो है वो अपना सारा गुस्सा बैलेट से उतारता है। माफ कीजिएगा, देखिए 1.5 विधानसभा के बराबर एक लोकल वो इलेक्शन था। दोनों नहीं हो सकता कि चित भी मेरी पद भी मेरी। अगर स्थानीय सवाल है तो स्थानीय सवाल का मतलब बात मानना पड़ेगा कि चंडीगढ़ की जनता वहां की स्थानीय जो भी प्रशासन था उससे बहुत खुश थी।
यानी बीजेपी के खिलाफ गुस्सा शाहिद उसका साहब, नहीं। आप 2 महीने बाद रामकृपाल जी बिल्कुल, चुनाव आ रहा रामकृपाल जी, नहीं, मैं भी हूँ, शाहिद साहब, निश्चित रूप से मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ। शाहिद साहब कह रहे हैं, शाहिद साहब नहीं, फोरकास्ट नहीं कर रहे, मगर आप ही लोगों के द्वारा जो लिखा पढ़ा जाता है वही तो पढ़ता हूँ। शाहिद साहब सुनिए ना, जो सुमित अवस्थी जैसे पत्रकार अगर पेश करते हैं उसी शाहिद को साहब, सुनता हूँ। वो तो कांग्रेस के बारे में आप शाहिद राय साहब, पूछ रहे हैं, सुनिए आप ना। उससे भाग रहे हैं, आप कृपया वो बताइए। शाहिद साहब, अरे रामकृपाल जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा साथ दिया, वरना इनको लगता है कि मैं अपने उसमें हूँ। शाहिद साहब, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को जनता का बहुमत मिल रहा है, जनता उनके साथ उत्तर प्रदेश की खड़ी है, तो क्यों 5 घंटे में 50,000 करोड़ की 5,000 के आसपास घोषणाएं की जाती हैं? एक दिन में 5 घंटे के भीतर ऐसी क्या आनंद फानंद में घोषणाएं की जा रही हैं? आपको पता है कि 2-4 दिन के अंदर चुनाव घोषित होने वाले हैं, आप एक भी चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे। जवाब देना बहुत अच्छा सवाल है। फिर क्यों? इसका मतलब आप पैनिक में हैं, इसका मतलब आप बीजेपी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, हमेशा बड़े प्रोजेक्ट जो भी होते हैं, अगर काम अपने टाइम पे कंप्लीशन हुआ है तो उसका उद्घाटन चाहे 10 दिन नोटिफिकेशन का बचा हो, चाहे 2 दिन बचा हो, उसका करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर हमने जनता से वादा किया, जुमलेबाजी अगर नहीं करी तो हमने अगर जनता से बात की है डिलीवर करने की, काम की, विकास की, नहीं कोई प्रोग्राम कागज पे नहीं है। 99% से ऊपर काम हमारे पूरे होकर उद्घाटन हुआ है। शिलान्यास और उद्घाटन में बड़ा फर्क होता है। उद्घाटन तभी होता है जब पूरा काम हो जाता है, और शिलान्यास जब होते हैं जिसका काम शुरू होने वाला होता है, दोनों फर्क है। हमने 99.9% कामों का उद्घाटन कर दिया है, और आपको हमारी सरकार की सुमित भाई तारीफ करना चाहिए, निष्पक्ष होकर। माना कि आप एक चैनल के करस्पॉन्डेंट हैं, एक चैनल के बड़े एंकर हैं, मगर आपको निष्पक्षता के साथ हमारी सरकार की तारीफ अपने चैनल पे करना चाहिए। अरे मैं निष्पक्षता के साथ तारीफ करूंगा अगर आपकी सड़क चल जाती, अगर नोएडा से लखनऊ की सड़क चल जाती, लखनऊ से बलिया की रोड चल जाती, लखनऊ की मेट्रो चल जाती, नोएडा की मेट्रो चल जाती, केवल उद्घाटन हो रहा है। यादव परिवार के लोग जाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, फैमिली एल्बम बनता है, और हम लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। सुमित जी मैं जवाब दे दूं इनका। सुमित जी थोड़ा बोलिए गौर साहब। सर मैं ये बता दूं, आप जो है ना शाहिद साहब से ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का और इनका क्या जो है ना मामला है, ये उस पर जवाब दे दें। मैं बता दूं सर, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, अरे आपको बताने की जरूरत है, आपका तो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है, चिंता अरे सर सुन लीजिए प्लीज, गठबंधन सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं ना आपको सर, आप मत अरे बताइए सर सुन लीजिए, सच्चाई सुन लीजिए, धैर्य रखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आज ये हालत है कि वो जो उसकी स्थिति है वो एक नाबीना की है। उसे एक आदमी चाहिए कि हाथ पकड़ के उसका रोड क्रॉस करा दे कोई। और आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लंगड़ी सरकार है, लंगड़े की तरह उसकी हालत है। उसे एक आदमी चाहिए ऐसा कि भाई उसके साथ लग के हम 300 सीटों पे पहुंच जाएं। ये आपके ख्वाब पूरे नहीं होने वाले हैं। ये आप भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं जो आप मेट्रो के उद्घाटन कर रहे हैं विदाउट जो है ना देश के सामने, सर जो विदाउट कंप्लीट जो है ना काम कर रहे हैं, आप जो है ना उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आपको पता है आप वापस नहीं आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए जल्दबाजी में मुलायम सिंह जी के पत्थर लगवा दें, जल्दबाजी में आप जो है ना इस चीज का उद्घाटन करवा देंगे, पूरा उद्घाटन कराओ। बसपा सपा एक मिनट अखिलेश प्रताप सिंह भी डिबेट में है। अखिलेश प्रताप सिंह की पार्टी का नाम बार बार लिया जा रहा है, मैं खुद उन्हीं से पूछ लेता हूं। अखिलेश जी, इस पर्दे को उठाने की बहुत जरूरत है कि क्या कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है? क्योंकि आपके जो चुनावी एक्सपर्ट हैं प्रशांत किशोर, वो राहुल गांधी को भी एक राय दे रहे हैं और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं। क्या गठबंधन हुआ है या हो रहा है? अखिलेश प्रताप सिंह, सॉरी। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, लेकिन हमें और सवालों का भी जवाब देने का अवसर दीजिएगा। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ करके सरकार बनाएगी, क्योंकि पिछले 27 वर्षों से इन तीनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में
जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करके इस प्रदेश को बर्बाद किया है। हमें विश्वास है राहुल जी के कार्यक्रमों के बाद उत्तर प्रदेश जो जनभावना उमड़ी है, हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ये रहा आपका प्रश्न का उत्तर। अब जो सुधांशु जी ने कहा था, तमाम नाम गिनाए थे विदेशी कारोबार का, यही तो मैंने पहले भी कहा कि आप सन 47 से ये लगा रहे हैं। सिर्फ अनर्गल आरोप लगाना आपका काम है कि हमारे पार्टी और हमारे पार्टी के जो राष्ट्र के सबसे प्रिय नेता लोग हैं उनको टेंटेड करें, लेकिन कभी आप कामयाब नहीं हुए। झूठ बोलते रहते हैं और झूठ बोलने का कोई काम नहीं अखिलेश जी और आप सुधांशु जी अपनी पार्टी मेरी बात होने दे, मैंने इसीलिए कहा मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, लोग मुझे अवसर दीजिएगा प्लीज। मैंने जवाब दे दिया। आपने ये चीज तो बगैर सवाल के जिक्र कर दिया। मेरे ऊपर जो आरोप लगे उसका जवाब देने में अच्छा काम कर रही थी, आपने दे दिया जवाब। आप अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे तो कड़ी मुई को जेल क्यों हुई, राजा साहब को जेल क्यों हुई, सुरेश कलमाड़ी साहब जेल में क्यों गए, ये बातें तो सबके सामने है भाई, फैक्ट है। करप्शन के बड़े बड़े इल्जाम, हाँ आपके बड़े बड़े हमने हमारे ऊपर यही तो है, चाहिए मैं यही तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम कांग्रेस नहीं है कि आरोप लगते इस्तीफा दे करके जांच बिठाएंगे, यही ने कहा था। हम तो उसकी निष्पक्ष बात करते हैं, निष्पक्षता से जांच करते हैं। अरे भाई, मैं और जवाब अवसर दूंगा देते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका को निष्पक्ष से जांच हो। यहाँ मान लिया छोटे मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, इनके अभी तमाम मंत्री, 1/3 मंत्रियों पे आरोप है, प्रधानमंत्री, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड घरे में है, सारे लोगों पे सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। लेकिन कहीं कुछ नहीं। देखिए अखिलेश जी को मैं कह दूं कि राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने बात ये कही थी भाजपा और कांग्रेस की जिम्मेदारी के अंतर की। दूसरा मैं जवाब देता हूं, ये बताइए साहब, आप कह रहे हैं कि हमने आरोप लगाए, ये क्रिश्चियन मिशेल और गाइडो हेस्को का नाम कहां से आया? इटली के कोर्ट से। क्वात्रोची का नाम कब आया था? स्वीडन के कोर्ट से आया था। उस जमाने में अखिलेश जी 1986 में जब भाजपा की 2 सीटें थी और आपकी 414, क्या आपको लग रहा है तो हमारी वजह से आया था? मैं तो यही कह रहा हूं, एंडरसन का नाम कहां से आया था? अमेरिकन कोर्ट से। किस जमाने में? 1985 में, जब आपकी 400 की मेजोरिटी की सरकार थी। तो ये आरोप गलत लगा रहे हैं आप। आरोप ये क्या आपके सारे नेताओं के आरोप जो लगा कोर्ट से। सुधांशु जी, अखिलेश जी, सुधांशु जी, अखिलेश जी, सुधांशु जी, अखिलेश जी, प्लीज प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। सिरसा साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, नहीं आ पाया दोबारा आपके पास। पूरे पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन दर्शकों को बोलूंगा बने रहिएगा मेरे साथ। ब्रेक का वक्त हो रहा है और उस पार SMS और ट्विटर पोल के नतीजे बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी राय है वो कि क्या भारतीय जनता पार्टी को नोटबंदी से फायदा होगा। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। #वोट नीति हमारा था आज का सवाल था कि क्या नोटबंदी को बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनावों में भुना पाएगी। आपने ब्रेक के पहले एक बड़ी दिलचस्प बहस देखी बड़े प्रवक्ताओं के बीच। अब आप जनता के नतीजे, SMS पोल के नतीजे, क्या नोटबंदी को बीजेपी यूपी चुनाव में भुना पाएगी? SMS पे 80% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 20% नहीं में। और ट्विटर पोल, ट्रांसपेरेंट पोल के नतीजे 74% कहते हैं कि बीजेपी भुना पाएगी, 26% ऐसा नहीं मानते हैं। यानी बड़ा दर्शक वर्ग न्यूज 18 इंडिया का ये साफ तौर पर मानता है कि नोटबंदी का विपरीत असर बीजेपी के चुनावी प्रोस्पेक्ट पर नहीं पड़ने वाला है। उल्टा बीजेपी को इस नोटबंदी से फायदा होगा उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात। गुड नाइट।